बात अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक नया आईपीओ जो ओपन हुआ है उसके बारे में बातचीत करते हैं और मैम से भी थोड़ा-सा रिव्यू लेने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आप इस आईपीओ को देख सकते हैं कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? क्या-क्या इसमें कमियाँ हैं, क्या खूबियाँ हैं, ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। मैम एक जो आईपीओ ओपन हुआ है उसका नाम है मिडवेस्ट लिमिटेड। मिडवेस्ट जो कंपनी है वो 1981 में रजिस्टर हुई थी और ये ग्रेफाइट माइनिंग का काम करते हैं, साथ में उसको प्रोसेस भी करते हैं और इसके अलावा इसको एक्सपोर्ट करने का भी काम करते हैं। जो स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दोनों स्टेट्स में इनके करीब 16 माइन्स ये ऑपरेट करते हैं और लगातार 17 कंट्रीज़ में इनका एक्सपोर्ट भी है। और कंपनी अब करीब 451 करोड़ रुपए ये रेज़ करना चाहते हैं, जिसमें से जो 250 करोड़ रुपए हैं, वो फ्रेश इश्यू है और ऑफर फॉर सेल जो है वो 201 करोड़ रुपए का है। इसके अलावा जो प्राइस बैंड रखी गई है वो 1014 रुपए से लेकर के 1065 रुपए पर शेयर की रखी गई है और आईपीओ 15 अक्टूबर यानी कि कल खुला और 17 अक्टूबर यानी कि आने वाले दिन ये बंद हो जाएगा, यानी कि फ्राइडे के दिन पर। मैम आप इस आईपीओ को ट्रैक कर रहे हैं, क्या कुछ रिव्यू है इसके लिए? देखिए, मैं इसमें यही एक बात बोलना चाहती हूँ कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट वाला आउटलुक नहीं है और सिर्फ आप लिस्टिंग को ढूंढ रहे हैं तो अवॉइड करिए। हाँ, और अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं देन इट इज अवेलेबल इन सेकेंडरी मार्केट ऑल्सो, इट विल बी अवेलेबल इन सेकेंडरी मार्केट ऑल्सो। सो राइट, इन माई ओपिनियन मैं यही बोलूंगी कि इसमें, हालांकि इसमें आपका ओएफएस और आपका फ्रेश इशू दोनों का कॉम्बिनेशन है, बट स्टिल जो इसमें प्रोमोटर होल्डिंग्स है, पोस्ट लिस्टिंग भी अच्छी खासी रह जाने वाली है। रिटेल पार्टिसिपेशन, ये सारे काउंटर्स पर अगर हम देख रहे हैं तो ठीक है। द ओनली थिंग विच इज कॉजिंग मी कि अगर हमारा आउटलुक यहाँ पर सिर्फ लिस्टिंग गेन का है तो अवॉइड कर दीजिए। लेकिन अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट के साथ होल्ड करना चाहते हैं और ये आपको 3 साल तक की अवधि में अगर आपका क्लियर आइडिया है कि आप इसको रखना चाहते हैं तो ही आप इसको रखें, अदरवाइज फिलहाल के लिए अवॉइड करेंगे तो आप कुछ दूसरी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। अगेन आई एम सेइंग, अगर सिर्फ आप प्रीमियम लिस्टिंग देख रहे हैं तो, अगर आपका इन्वेस्टिंग का है तो आप डेफिनेटली अप्लाई करिए। बिल्कुल। मैम एक चीज़ और देखी गई ना लगातार जब आईपीओ मार्केट को लेकर के थोड़ी-सी जो हाइप बढ़ जाती है, उस केस में जैसे अभी हमने देखा एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ आया 50% की लिस्टिंग हुई, उसके बाद से आईपीओ का बज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। बहुत लोग आस-पास में बातें करने लग जाते हैं कि आपका एलजी का आईपीओ लगा क्या? और इसके अलावा कुछ वैसी ही एक्सपेक्टेशंस बाकी आईपीओज़ से भी हो जाती है जो उसके आस-पास में आ रहे हैं, है ना? हम्म। तो मिडवेस्ट को लेकर के भी मैं बहुत सारी बातें सुन रहा हूँ, उसको लेकर के भी लोग अब जो है एप्लीकेशन तो डाल ही रहे हैं, ठीक है? एक्सपेक्टेशन वही है एलजी वाली कि 50% का प्रीमियम लग जाए, कुछ तो पैसे बन जाए, है ना? तो अभी के लिए अगर आप मिडवेस्ट को इस नज़रिए से देख रहे हैं तो अवॉइड करने की ज़रूरत होगी आपको। लिस्टिंग गेन के पीछे मत जाइए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, 3 साल का नज़रिया है, तो ही आप इसके आईपीओ के लिए अप्लाई करें, वरना लिस्टिंग के बाद जब शेयर्स ट्रेड होने के लिए पब्लिकली जब अवेलेबल होंगे तो आप उस टाइम पर भी बाइंग कर सकते हैं। एक और आईपीओ इसमें है मैम एक जो और, ओपन हो रहा है। हाँ जी। जी मैम। हाँ, इसमें एक दोनों में देखिए एप्पल टू एप्पल हमको देखना होता है कि एलजी के साथ टाटा कैपिटल भी आया, बट टाटा कैपिटल गॉट अ म्यूटेड लिस्टिंग गेन। राइट। हुँ, जबकि एलजी में दोनों की वैल्यूएशन, दोनों की बिजनेस कैटेगरी, दोनों का मार्केट पोजिशनिंग इन देयर डिफरेंट पीर टू पीर अलग है। एंड सो विद इट अगर हम इसको देख रहे हैं तो इसकी इस एलजी वाज अ डेट फ्री कंपनी और मार्केट इंडिया में उसका मार्केट शेयर बहुत ही अच्छा है। टाटा कैपिटल की अगर हम बात करें तो टाटा कैपिटल अपने पीर से भी बहुत ज्यादा मल्टीपल चार्ज कर रहे थे और उनकी जो फाइनेंशियल्स, थोड़ा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पीर थे उनके अगेंस्ट में, जो अपोनेंट थे वो थे। लेकिन एलजी के सामने ऐसा कुछ नहीं था, तो वो सारी चीज और जो उन्होंने वैल्यूएशन पर वो लाया उसका एडवांटेज मार्केट में उनको मिल गया। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें इस पर्टिकुलर कंपनी में मिड वेस्ट में क्यों थोड़ा सा हमको एक थोड़ा हाथ खींच करके ही एप्लीकेशन रखना चाहिए, क्योंकि हुँ, यहाँ पर टोटल बोरोइंग्स अगर हम देख रहे हैं तो वो ग्रेजुअली ही सही, लेकिन टोटल बोरोइंग्स पिछले 2023 में जो था वो 150 करोड़ लगभग का था। और अभी जून 2025 में जो डिक्लेयर्ड है वो लगभग 270 करोड़ का है। जबकि हुँ, अगर हम इनकम इनकम फ्रंट पर देखें तो इनकम इनका लगभग 522 करोड़ का था 2023 में। हम एक लॉन्ग स्पैन की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं। तो 2022 23 में इट वाज 522 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि जून 2000 मार्च में जो डिक्लेयर किया गया है वो अभी जी, 643 करोड़ का था और अभी जून तक वो सिर्फ अभी 146 करोड़ का है। तो प्रॉफिटेबिलिटी है, लेकिन टोटल टोटल बोरोइंग्स भी है। इसका मतलब है जो एसेट्स है कंपनी उनको अच्छे से ऑपरेटिंग कर रही है। तो ये जो चीजों की कॉम्बिनेशन है लॉन्ग टर्म में आपको गेन दिलाते हैं, शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा सा यू नो
आई शुड से वॉलेटिलिटी आपको देखने के लिए मिलती है, प्राइस फ्लक्चुएशंस की बात आती है, क्योंकि माइनिंग वगैरह के जो बिजनेस है ये बड़े लीज पर चलने वाले बिजनेसेस होते हैं, और आज शुरू किए तो अगले दिन बंद भी नहीं होते। तो वो माइंडसेट, आप एक माइनिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको वैसे ही आपको इन्वेस्टमेंट देखना पड़ेगा कि आज पैसा लगा रहा हूं तो 10 साल 5 साल वैसे नजरिए से। एग्जैक्टली तो आपको थोड़ा सा नेचर ऑफ बिजनेस जो है वो समझने की यहाँ पर ज़रूरत है, जैसा कि मैम बता रही हैं। और जो बिजनेस आपको समझ आता है, जिस बिजनेस की आपको समझ है, जैसा कि लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफे भी कहते हैं कि आपको उन कंपनियों में निवेश नहीं करना चाहिए जिनका बिजनेस आपको समझ नहीं आता हो। तो इसलिए आपको मिडवेस्ट पे थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपको माइनिंग का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आता है, उनका बिजनेस समझ आता है, तो ही आप इसमें इन्वेस्ट करें। चलिए मैम, एक और आईपीओ है जो कि खुल चुका है, उसकी बात कर लेते हैं। रूबिकॉन रिसर्च। रूबिकॉन रिसर्च एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि कई सारे फॉर्मुलेशंस के डेवलपमेंट में भी इन्वॉल्व है, मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और साथ में उसको कमर्शियलाइजेशन का भी काम करते हैं, उसको बेचने का भी काम करते हैं। रूबिकॉन की तरफ से मैम जो आईपीओ है वो खुल चुका है। 9 अक्टूबर से लेकर के 13 अक्टूबर तक ये आईपीओ खुला था। अब ये लिस्टिंग के लिए रेडी है। 16 अक्टूबर को आज लिस्टिंग है। और 400 जो है फ्रेश सॉरी जो इशू साइज है वो 1377 करोड़ रुपए का था, और जिसमें से 500 करोड़ का जो है वो फ्रेश इशू है और 877 करोड़ रुपए जो है वो ऑफ ऑफ सेल पे थे। ऐसे में मैम आज इसकी एक बार लिस्टिंग हम चेक करते हैं, अगर ये लिस्ट हो गया है तो। लेट मी चेक। रूबिकॉन लिस्ट हो गया है आज, और इसका जो लिस्टिंग है वो अभी है। हाँ, क्या करना चाहिए मैम इस पे? अभी तो वैसे चार्ट्स तो है नहीं, बट जिनको चार्ट्स नहीं है तो, यस, चार्ट्स तो नहीं है, लेकिन जो पुरानी वैल्यूएशंस को कंसीडर करेंगे अगर हम, तो यहाँ पर अच्छी खासी एक मूवमेंट अभी इस कंडीशन में सिर्फ एक ही बात यहाँ पर रख सकते हैं कि जिनको प्रीमियम लिस्टिंग मिली है, अगर आप सिर्फ लिस्टिंग के लिए आप रुके हुए थे तो आप इस लिस्टिंग को एंजॉय करो, सबसे पहली तो बात। और अगर आप इसको थोड़ा और होल्ड करना चाहते हैं तो इसको 590 पर एक ट्रेल करके आप इसको रख सकते हैं अभी भी। एंड रही बात कि कहाँ पर हम इसको और कितने गेन्स की पॉसिबिलिटीज है या कौन सा लेवल हम इसमें आगे देख सकते हैं, फ्रेश बाइंग मैं भी यहाँ पर रेकमेंड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि लिस्टिंग के बाद में काफी प्राइस फ्लक्चुएशन होती है। तो आपको कुछ हफ्ते इसको ट्रेड होने देना चाहिए, उसके बाद कोई फ्रेश एंट्री के बारे में सोचना है। गिवन दिस, जो यहाँ पर एक पॉसिबल टारगेट हमको और मिलते हैं आते समय, मुझे लगता है कि यहाँ पर 640 से लेकर के 670 आ सकते हैं, बट फ्रेश एंट्री नहीं करना है अभी, स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 590।